वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत और पीकर और मैं हूं तूबा अंसारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मूना आलम। अस्सलाम वालेकुम मूना। मूना, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि खान साहब आजकल बैक टू बैक जलसे करते हुए नजर आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च के भी जो है बातें सुनने में आ रही है कि लॉन्ग मार्च का भी वो शायद ऐलान करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन जलसों से और लॉन्ग मार्च से जो हुकूमत और इदारों को वो दबाव में ला सकते हैं और जो उनके मुतालबात है, क्या वो उस हुकूमत से मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि इमरान खान साहब के जलसों में लोग आते हैं भर भर के, इसमें कोई शक नहीं। और इस दफा भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये बैक टू बैक फ्री है कि खान साहब के जलसों की, उसमें भी अवाम भरपूर तरह से शिरकत करेंगे। जो सिग्नलिंग वो करना चाह रहे हैं इदारों को, जाहिर है प्रेशर तो डल रहा है और प्रेशर मजीद डलेगा, खासतौर पर जब वो इलेक्शंस की बात करते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस हों। और दूसरा वो कहते हैं कि जो 62(1)(f) के तहत वो चाहते हैं कि जो मुनहरिफ अरकान है या जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है उनकी नाअहली हो। तो इन दो एतबार से तो मैं समझती हूँ कि यकीनन प्रेशर डलेगा। और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस भी जो जिसमें आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे तो उसमें एक रिलीफ दे दिया है टाइम के लिहाज से खान साहब को और पीटीआई को, लेकिन उस लिहाज से भी प्रेशर माइनस फेज होगा। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो अब हमें देखनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी हमें थोड़ी सी क्लियर कट समझ नहीं आ रही। कुछ अलग तरह के सिग्नल्स भी हमें मिल रहे हैं खान साहब से। जैसे उन्होंने अपने एक हाल के इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर उन्हें 2/3 नहीं मिली मेजोरिटी इलेक्शंस में तो फिर वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। अच्छा। तो जाहिर है इसका ये सजेशन हमें लग रहा है कि अगर उनको 2/3 नहीं मिली तो वो फौरी तौर पर असेंबली इसको क्या डिसॉल्व कर देंगे और फौरी तौर पर दोबारा फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस करेंगे। और क्या ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक उन्हें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल जाती। तो दो तीन इस तरह की चीजें हैं जो कि सवालात बन के आ रही हैं। क्योंकि अभी तक तो खान साहब ये कह रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन ही हर बात का हल है, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने ये भी इंडिकेट करना शुरू किया है कि ना सिर्फ फ्रेश इलेक्शंस लेकिन वो 2/3 मैंडेट भी साथ साथ चाहते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि आया ये कि वो अपनी इस बात पर अगर कायम रहे तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर वो कायम रहे तो इसका मतलब ये कि वो जीत के भी फिर फ्रेश इलेक्शंस में असेंबलीज डिसॉल्व करके जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को इस पे एक पॉजिटिव यू टर्न ले लेना चाहिए, जैसे वो लेते रहे हैं काफी बातों पे। सही। अच्छा मुन्ना, कहा ये जाता है कि जो पहले के धरने होते थे तहरीक इंसाफ के, उसमें जो थी तहरीक इंसाफ को इदारों की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब जो है इसके बिल्कुल ही ये यकसर बात है कि अब इदारे उनके सारे खिलाफ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो जलसे और लॉन्ग मार्च के जो मुतालबात वो मनवाना चाहते हैं, आपके क्या लगता है कि अभी जो है सियासत कहाँ खड़ी है खान साहब की? ये बात बिल्कुल सही है और ये फैक्टर हमें इन अकाउंट लेना पड़ेगा कि पहले जो उनके जलसे थे वो खासे हद तक स्पॉन्सर्ड होते थे। उसमें बहुत हद तक सहूलतकारी भी उनको दी जाती थी इदारों की तरफ से, और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट, जिसका कई दफा खान साहब खुद भी बहुत एक्सप्लिसिट अंदाज में जिसका जिक्र कर चुके हैं और वो कह चुके हैं। तो अब ये कि वो चीजें तो नहीं है उस तरह से, ये बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि सहूलतकारी नहीं, लेकिन मैं नहीं समझती कि कुछ रोका जाएगा या उनके लिए कोई राह रोकी जाएगी किसी भी जलसे में शिरकत के लिए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है जिस तरह से लोग उनके जलसों में आते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे कोई अगर खुदा ना खास्ता रिजेंटमेंट हो जाती है या कोई बदमज़गी हो जाती है, तो जाहिर है उसके इस तरह की कोई चीज भी इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ना इदारे अफोर्ड कर सकते हैं अपनी साख के लिए। तो मुझे लगता है सहूलतकारी तो नहीं, ये तो क्लियर कट बात है, लेकिन कुछ रोका भी नहीं जाएगा एज सच। और मुझे याद पड़ता है आप लोगों ने एक वीडियो भी गालिबन कुछ रोज पहले लगाई थी, उस पर मैंने एक रिएक्शन भी दिया था। एक पीटीआई के एक वर्कर थे जो कि जा रहे थे और उनको कुछ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की तरफ से रोका जा रहा था। जी। तो वो बहुत अच्छा था कि उन्होंने बहुत लॉजिक के साथ उनको कन्विंस किया और एट दी एंड उन्होंने अपनी बात मनवाई, उनके किसी सुपीरियर से बात करके भी उन्हें आमादा किया। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कोई इदारों को कोई गालम गलोच उस तरह से नहीं दी, सिर्फ वो अपनी एक बात दलील के साथ कर रहे थे। तो ये एक अच्छा रुझान है। इस हद तक छोटी मोटी चीजें, रुकावटें ये तो होंगी एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा है लाहौर में भी आपको याद होगा उन्होंने कुछ कंटेनर्स रखे थे, हाँ, और वो कह रहे थे कि वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो इस तरह की चीजें तो होंगी, लेकिन कुछ बड़े पैमाने पे मैं नहीं समझती कि इनको रोका भी जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इनके पास मजीद क्या ऑप्शंस होंगी? देखिए, यही एक बात है कि मुझे लगता है खान साहब को अब इसके वो अभी तक तो क्या कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक के सपोर्ट को और अपने मोमेंटम को जारी रखने के एक कोशिश में है कि वो मोमेंटम जारी
और जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हो तो फौरी तौर पर यही तमाम लोग जो जलसों में आते हैं ये फौरन ट्रांसलेट होकर उनको वोट देने के लिए भी आ जाए। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो कि मिसिंग नजर आ रही हैं, जो इनकी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग प्रोंग स्ट्रेटजी है उसमें हमें कुछ कंफ्यूजन है। जैसे मैंने आपसे पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया, पहली कंफ्यूजन तो यही है कि क्या सिर्फ इलेक्शन हल है बात का, लेकिन इलेक्शंस के साथ वो कह रहे हैं कि ये मनचाहे नताइज भी, यानी 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। 2/3 मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस मुल्क में शायद नवाज शरीफ साहब की अच्छी मेजोरिटी थी 2013 में, लेकिन इसके अलावा मैं रिकॉल नहीं करती रिसेंट पास्ट में कि कभी बहुत क्लियर कट मेजोरिटी पार्लियामेंट में किसी को मिली हो। वैसे ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, मैं ये भी साथ तस्लीम करती हूँ, क्योंकि जो भी पार्टी हो उसके पास मेजोरिटी होगी तभी वो कोई खुल के काम कर पाएंगे, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। फिर भी अगर ये नहीं होता है और इसको खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं तो ये भी उनकी एक स्ट्रैटेजी में हमें एम्बिग्विटी नजर आ रही है, कंफ्यूजन नजर आ रही है कि वो मनचाहे नताइज भी मांग रहे हैं, फिर साथ इलेक्शंस भी मांग रहे हैं, दोनों चीजें साथ होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में आप देखें कि शायद आई थिंक मैंने आपसे पहले भी जब इस बारे में कमेंट किया था तो ये मैंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था, पार्लियामेंट में वो कहाँ है? आई मीन नूर आलम खान इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बनाए हुए हैं, उनसे सिंबॉलिक ऑपोजिशन लीडर शायद ही कोई मुल्क की तारीख में या दुनिया की तारीख में हुआ होगा, क्योंकि उनकी वो तो एक की प्लेयर थे जिन्होंने हुकूमत पिछली तोड़ने में और नई हुकूमत को लाने में मदद की है। तो वो क्या ऑपोजिशन करेंगे इस हुकूमत की? वो सिंबॉलिक है। सिमिलरली राजा रियाज साहब पीएसी के चेयरमैन हैं, पीएसी का काम ये है कि हुकूमत वक्त की करप्शन स्कैंडल्स को पकड़े, तो वो क्या पकड़ेंगे उस हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स को जिनको लाने में उनका की किरदार था या सबसे अहम किरदारों में से एक था। तो और ये क्यों हो रहा है? हम जाहिर है इनको हम लोग एंटायरली इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट में है ही नहीं पीटीआई, जिनका असल ये काम है कि वो इस तरह से मुखालफत करें, पार्लियामानी सियासत में आए। खान साहब ने पता नहीं क्यों हमेशा से गुरेज किया है पार्लियामानी सियासत से, और वो अब भी कर रहे हैं, और बावजूद इसके कर रहे हैं कि वो हुकूमत में रह चुके हैं। हुकूमत में अक्सर जो पार्टीज रह जाती हैं तो उनको पार्लियामेंट की एक कदर ज्यादा आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं खान साहब को अभी भी पार्लियामेंट को एज सच वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो इस पे उनको यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब मोस्टली लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जो है ना खान साहब जो है पार्लियामेंट की वैल्यू को नहीं समझ रहे कि उसके अंदर रह के कैसे सियासत की जाए, तो वो अभी इससे भाग रहे हैं, या आई डोंट नो स्ट्रीट पॉलिटिक्स उनको ज्यादा बेहतर लग रही है। हाँ, हमेशा से यही रहा है उनका। वो पहले भी पार्लियामेंट, लेकिन उस वक्त हम उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह से देते थे कि उस वक्त वो जाहिर है कभी हुकूमत में तो रहे नहीं थे, तो ऑपोजिशन तो करना, वैसे आपस की बात है कि ऑपोजिशन ज्यादा चार्मिंग होती है जब वो स्ट्रीट पे हो, सड़कों पर हो। पार्लियामेंट में शायद उसका उतना चार्म नहीं होता, उतनी वाइब्रेंट नहीं होती, लेकिन असर पार्लियामेंट में वो ज्यादा रखती है। और ये बात शायद हमें इसलिए था कि खान साहब क्योंकि 2018 से पहले तो हुकूमत में नहीं थे, तो हमें शायद था कि उस वक्त उनको उसकी इतनी इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब वो हुकूमत में कोई 4.25 साल 3.5 साल रह चुके हैं, उसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट की उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे, ये अजीब सी बात है, मायूब बात है। और इनको कुछ नहीं तो अपने मुखालफिन से इतना तो जरूर पिक करना चाहिए कि आप देखें उन्होंने कितनी सख्त मुखालफत की थी पीटीआई की, और पार्लियामेंट का मतलब शायद ही कोई इजलास पीटीआई की के मन मुताबिक चला हो ये 4.5 साल के अरसे में, और भरपूर तरह से ये पार्लियामेंट में मुखालफत करते थे हर चीज की। काफी दफा ज्यादा बदमजगी हो जाती थी, ज्यादा खराब हो जाते थे हालात। वो जाहिर है हम उस नहज की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा दीगर एतबार से उनको खुद इम्पोर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए कि इनका किस तरह से जीना मुहाल करके रखा था अभी प्रेजेंट हुकूमत और पास्ट ऑपोजिशन ने, कि इनको हर चीज ऑर्डिनेंस से करनी पड़ रही थी। और अगर ये लोग यही काम करें तो आप मुझे बताएं कि इनकी रनिंग जो कि है ही मैक्सिमम 1 साल की यही हुकूमत है, तो इनका कितना मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए आगे काम करना कितनी मुश्किल हो जाएंगी चीजें। तो ये तो मैदान खुला छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा मुना, गुज़िश्ता रोज खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, आपने सुना भी होगा, कि जनरल फैज को वो आर्मी चीफ लगाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। अब इस सारे जो भी मामला है इस पे आपका क्या कहना है? अगर जनरल फैज जो है उस टाइम पे उनको बना भी दिया जाता तो वो क्या गलत था? अच्छा, इस पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नून लीग के अभी एक सिटिंग वजीर है जिन्होंने मतलब वजीर बनने से पहले ये एक बात की थी, उनसे वैसी एक बात हो रही थी, उन्होंने ये इजहार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि अगर कहते हैं हमें क्या पड़ी थी, हम तो खुश थे कि गवर्नेंस बुरी है और महंगाई है,
तो ये तो पीटीआई की प्रॉब्लम थी, ये पीटीआई के इसमें उनके वो लोग बदनाम हो रहे थे, उनको लोगों की तरफ से बुरा भला कहा जा रहा था। तो हम तो खुश थे, हमारा काम तो पीटीआई खुद कर रहे थे, तो हमें क्या पड़ी थी कि हम सिर्फ 1 साल के लिए हुकूमत इनसे लेते। तो उन्होंने जी ये कहा, कहते हैं वो हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें इस बात की 200% इत्तला मिल चुकी थी कि खान साहब अगले आर्मी चीफ जनरल फैज को लगाना चाह रहे थे, और ये हम कतन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जनरल फैज जो है वो पीएमएलएन के बहुत सख्त मुखालिफ हैं और उन्होंने तो बड़ी मुखालफत की है। तो अगर वो आर्मी चीफ लग जाते हैं अगले 3 साल के लिए तो फिर तो हम कहीं भी नहीं रहते और अगले इलेक्शन में भी हमारा कोई चांस नहीं था। तो कहते हैं दरअसल इस चीज को हमने इसको समझे मिटिगेट करने के लिए सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से वो कह रहे थे कि हमने ये ट्रांजिशन किया, और हमने कहा ये फौरी तौर पर ये नवंबर से पहले पहले काम किया जाए ताकि ये फैज साहब को ना लगा दे आर्मी चीफ। सही। तो ये चीज तो आप देखें, ये ऑपोजिशन के अपने क्वार्टर्स भी ये समझते हैं कि ये पैगाम था। फिर मुझे एक याद पड़ता है, आमिर लियाकत साहब ने भी एक अपनी वीडियो में कहा था कि जब वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हो चुके थे तो वो उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि जी आप ऐसे करने जा रहे हैं, आप फैज साहब को लगाने जा रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। वैसे तो मैं समझती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी लगाना चाहे। तो अगर लगाना चाह भी रहे थे खान साहब तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती और कोई भी नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहे थे, क्योंकि उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी लगाए एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये बात है कि इदारे की साख के लिए जरूरी है कि सीनियोरिटी का ख्याल रखा जाए, दीगर बातें। लेकिन मैं आपको बताऊं, खान साहब भी ये पैगाम किसी और को पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को कंसर्न था कि जनरल फैज बन जाएंगे अगले आर्मी चीफ, ये एक्चुअली खान साहब उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मेरा तो ये इरादा ही नहीं था। और ये बात उन्होंने कल के इंटरव्यू में नहीं, बल्कि इससे पहले जो एक उनकी जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन होती थी, वो जो अपने टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज टाइम, जब वो बहुत सारे एक वो सर्टेन ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट था जिनसे वो हर दूसरे दिन मिला करते थे, तो उनमें से एक मुलाकात में भी उन्होंने ये बात की थी कि मेरा तो इस तरह का कोई इरादा नहीं है। तो ये वो पैगाम किसी को एक्चुअली पहुंचा रहे हैं और उनको तसल्ली दे रहे हैं कि मेरा तो इस तरह का इरादा ही नहीं था। तो गोया ये कि अगर आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किसी की मदद की है मुझे हटाने में, तो आपने गलत किया। सही। अच्छा, खान साहब ने इसी इंटरव्यू में अपने जो साबका साथी थे जहांगीर तरीन और अलीम खान पर भी इल्जामात लगाए थे, तो आपके ख्याल में इनकी क्या हकीकत है? हाँ, ये बात बिल्कुल इन्होंने अलीम खान साहब के बारे में गालिबन ये कहा था कि कोई जमीनों का मसला था और ये कोई अपने लैंड को रेगुलराइज या उसको लीगलाइज करवाना चाह रहे थे खान साहब की गवर्नमेंट में। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से वही चीनी स्कैंडल का चीनी स्कैंडल जी। हाँ, कि वहां से प्रॉब्लम हुई, और ये तो बात खैर सबको पता है जहांगीर तरीन साहब के बारे में। जाहिर है ये सवाल तो हुकूमत के ऊपर भी आयद होता है ना कि ये लोग तो खुद उस वक्त चीज कर कहते थे कि सारे चीनी माफिया और लैंड माफिया आपके साथ है, माफिया, और वो लोग अब मौजूदा हुकूमत के साथ है। तो ये तो बात दोनों तरफ लागू होती है। लेकिन जहाँ तक खान साहब की बात है कि वो जो इल्जामात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना शायद सब्सक्राइब करेंगे लोग। वैसे खान साहब की एक बात मैं आपको बताऊं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कल्ट फॉलोअर्स हैं, और उनको हम कल्ट फॉलोअर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खान साहब की हर बात पे बिल्कुल आप समझे बगैर सोचे समझे बिल्कुल स्ट्रेट उनकी बात पे यकीन करते हैं कि ये खान साहब ने कहा है तो ये ऐसे ही है। वो दिन को रात कहें और रात को दिन कहें तो वो बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अगर जो थोड़ा सोच समझ के बातों को असेस करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को अब मानेंगे। उसका रीजन है, हाँ, जहांगीर तरीन साहब की बात को तो फिर भी शायद मान लें, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जब इंक्वायरीज शुरू हुई थी तो ये हमारे सामने की बात है कि मतलब वो खान साहब उस वक्त बड़े अच्छे पोजीशन में थे गवर्नमेंट में, और वो उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया था कि अपने ही एक रुकन के खिलाफ उन्होंने इंक्वायरीज वगैरह शुरू कर दी। लेकिन जो अलीम खान साहब की बात है वो उतनी एक्सेप्टेबल इस वजह से नहीं लगती क्योंकि खान साहब ने अभी भी, मतलब जब उनके सख्त तरीन प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उनके वुज़रा कोई 2-3 वुज़रा को उन्होंने खास इस काम पर लगाया था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान वाले ग्रुप से सुलह सफाई करें जी। इस वजह से ये थोड़ी बात प्रॉब्लमेटिक होती है कि अलीम खान साहब भी गालिबन नैब वगैरह और वो गिरफ्तार तो हुए थे, सब कुछ हुआ था जी। लेकिन ये कि और 2-3 बातें हैं। एक तो अगर ये इतने प्रॉब्लमेटिक फिगर्स थे ये दोनों, तो खान साहब को अपने प्रॉब्लम के वक्त में इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जो वो आज ये कह रहे हैं
कि मतलब हम कभी भी इनसे बात नहीं करेंगे और ये दरअसल माफिया था और इस वजह से इन्होंने हमें छोड़ा और हमारे प्रॉब्लम्स हुए, तो फिर ये इनके साथ सुलह करने की क्यों कोशिश कर रहे थे जब इनकी प्रॉब्लम्स खान साहब की तरफ से, आई मीन जब उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई, उनकी हुकूमत के लोग टूटना शुरू हुए, उस्मान बुज़दार साहब खतरे में आ गए, तो खान साहब को अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था। वो पतन ये एक उनको क्लियर कट मैसेज बल्कि पब्लिकली देना चाहिए था अपने किसी इंटरव्यू में कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, चाहे हुकूमत जाती है तो जाए। और लेकिन ऐसा नहीं था। आपको पता है खान साहब ने इनसे बहुत कोशिश की इनको मनाने की, और ये नहीं मानेंगे दोनों लोग। और दूसरी बात जो इस चीज की नफी करती है वो ये है कि ये जो फराह खान साहिबा है, इनके हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं जी, उस हद तक तो ठीक था जब लोग कहते थे कि नहीं आप पीएमएलएन से पूछें, क्योंकि ये पीएमएलएन के रुकने असेंबली की बहू भी है। अच्छा, तो उस वक्त तक ठीक था। और कुछ लोग फिर पीटीआई के कहते थे कि हमारा इनसे क्या वास्ता, हमें क्या पता कौन है ये। लेकिन मसला तब शुरू हो गया जब खान साहब ने बाकायदा उनका दिफा किया और कहा कि सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं और उन्होंने रियल एस्टेट को जो एमनेस्टी दी थी उसमें फायदा हुआ। तो जब वो खुद एक तरह से उन खातून का दिफा कर रहे हैं, उनके ऊपर सीरियस करप्शन एलिगेशन होने के बावजूद, और ये बच्चे बच्चे को बात पता थी कि इनका उस्मान बुज़दार साहब के साथ कोई नेक्सस है और कोई इसी तरह से ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो अगर खान साहब ने जीरो टॉलरेंस रखी थी वाकईतन करप्शन के ऊपर, तो इस तरह के एलिगेशंस रखने वाले मतलब ये जो खातून थी उनको इन्होंने अपना सेनेट का कवरिंग कैंडिडेट भी बनाया हुआ था। फिर उस्मान बुज़दार साहब को भी वो बार बार सपोर्ट करते थे, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती थी कि क्यों करते हैं। और सिर्फ यही एक वजह लोगों के जहनों में थी कि वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फराह साहिबा और वो जो एहसन गुज्जर साहब हैं उस्मान बुज़दार साहब की दरअसल उनसे रवाबत है, तो इस वजह से वो उनको हिला नहीं सकते अपनी जगह से। तो ये बातें जरा ऐड अप नहीं होती, क्योंकि अगर इतनी ही जीरो टॉलरेंस थी तो इन तरह के मशकूक लोगों को भी खान साहब को अपने से अलहदा कर देना चाहिए था, हुकूमत में होते हुए ही अलहदा कर देना चाहिए था। लेकिन उल्टा हम ये देखते हैं कि उस वक्त तक तो आपको पता है कि खान साहब ने बार बार इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया और हुकूमत जाने के बाद भी खान साहब इनका दिखा कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये बेकसूर हैं, इनके ऊपर गलत चार्जेस लगे हैं। और बिल्कुल मैं समझती हूँ जो जायज तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे हम देख रहे हैं कोई कैरेक्टर असैसिनेशन भी चल रही है उन खातून की। जी, सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट से गलत तस्वीरें, ये बहुत ही घटिया हरकत है। बिल्कुल ये घटिया। जो भी वो उन्होंने किया है वो उनकी एलिगेशंस, आपका मतलब कोई हम बनाना रिपब्लिक नहीं है खुदा ना खास्ता जी, हमारे पास एक लॉ ऑफ लैंड है, उस तरह से तहकीकात करें, पता करवाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये किसी खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन करना और वो भी गलत झूठी तस्वीर लगा के, तो ये मैं समझती हूँ बहुत घटिया हरकत है। जी। अच्छा मुना, शहबाज शरीफ हुकूमत को अभी तक IMF, सऊदीया और UAE से सिवाय ज़बानी कलामी तसल्लियों के कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट अभी तक नहीं मिली। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हम एक स्पेक्टेटर होकर देखें ना चीजों को, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मतलब ये वही सऊदी अरेबिया है जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के ताल्लुकात पहले अच्छे करवाए, फिर उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर मदद की, फिर खान साहब की हुकूमत के साथ उनकी मिडिल ईस्ट वगैरह की और खास तौर पर सऊदी अरेबिया की कुछ बदमज़गी हो गई कुछ वाकयात पर। फिर उसके बाद अब नई हुकूमत आ गई है, 5 साल पिछली ने पूरे नहीं किए, नई आ गई और फिर वो चले गए कि जी आप हमारी मदद करें और वगैरह वगैरह। तो आप अगर आप एक इंटरनेशनल लेंस से चीजों को देखें ना तो अजीब सा लगता है। मतलब एक मज़ाहिया सा सिनेरियो है कि ये किस तरह का मुल्क है कि यहाँ पर 5 साल से पहले ही ट्रांजिशन हो रहा है, फिर वो लोग भी आ रहे हैं जो पहले थे वो भी आए थे हमारे पास, और अजीब सी बात लगती है। तो इसलिए एक तो ये एक फैक्टर जरूर होगा, किसी के भी जहन में होगा और है भी। जहाँ तक दूसरा फैक्टर है कि ये कितनी वहां से मदद ले पाएंगे, मेरी इत्तलात ये है कि इनकी बातचीत वगैरह अभी भी चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट इतना कन्विंस करें कि जो $3 बिलियन इन्होंने हमारे रिजर्व में रखवाए हैं उसको फौरी तौर पर ये लोग ना मांगे, और डेफर्ड ऑयल पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो भी अमली तौर पर हमें एज सच मिली नहीं थी, तो उसके ऊपर भी ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो किसी तरह से दोबारा मिल जाए। तो अब देखें कितना हो पाता है, लेकिन अगर पता है बात ये है, बात परसेप्शन की है कि उनको भी उनके जहनों में भी तो ये बात होगी ना कि अब जी अच्छा ये वाली हुकूमत हमसे मांग रही है, इन्होंने हमसे ताउन मांगा है, तो अब ये हुकूमत कितने टाइम के लिए। वो खुद भी इस बात की इस बात के हवाले से इतनी मतलब एक अनसर्टेन और
अजीब सी हमारे मुल्क की सियासत है कि इसमें कोई भी चीज, मतलब जो आप देख लें कि 2018 में और आज में कितना फर्क है, कितने सालों का फर्क है। लेकिन अजीब सी बात है कि उस वक्त जो हमारे कौमी जो लोग बहुत आप समझें कि अनएक्सेप्टेबल थे, आज वो लोग गवर्नमेंट में हैं, और खान साहब जो कि उस वक्त सबसे फेवरेट थे आज अनएक्सेप्टेबल है। तो इतनी अजीब सी सियासत मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे मुल्क में, आप इंडिया बांग्लादेश को ले लें, वहां भी नहीं होती। तो ये चीजें जाहिर है बैनुल अक़वामी सतह पर मुझे लगता है एक बहुत अजीब सा इंप्रेशन लोगों के जहनों में छोड़ती हैं कि अब ये जो भी हुकूमत आई है तो इनका भी क्या मुस्तकबिल है, अगर ये साल भर तक भी है या नहीं है। अगर हम वैसे उनकी नजर से देखें तो इसके ऊपर भी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। क्या पता इलेक्शंस हो जाए तो फिर क्या बनेगा, वो जो उन्होंने जो भी हमें मदद की होगी उसका। मेरा दूसरा सवाल भी ना आपसे, आखिरी सवाल है मेरा आपसे यही कि इस वक्त नून लीग जो तमाम इत्तेहादी जमातों का फेस बेसिकली, और वो आपको क्या लगता है वो डिलीवर करने में कामयाब होते हैं या नाकाम भी होंगे? तो क्या सारा बोझ वो अपने ऊपर, इसका जो भी होगा, अगर नाकाम भी होते हैं तो बोझ उठाने की उन पे सलाहियत है इस वक्त वो जो उन्होंने हुकूमत ली है, क्या ये उनके लिए गलत फैसला नहीं है? बिल्कुल। मैंने आपके एक सवाल के जवाब में ही गालिबन इसका जवाब दिया था कि उनके अपने लोग ये कहते हैं कि हमें क्या पड़ी थी कि इतनी बुरी इकोनॉमी को हम आगे से उठाते, हम इनहेरिट करते, क्योंकि इस वक्त तो बैनुल अक़वामी फैक्टर अपनी जगह मौजूद है और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की गवर्नेंस वगैरह के ऊपर सवालात अपनी जगह। लेकिन जो बैनुल अक़वामी फैक्टर है महंगाई का, कोविड का और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स का, वो तो किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुज़िर साबित होता। तो उनको क्या पड़ी थी कि वो इस तरह के हालात में मईशत को लेते, इनहेरिट करते, फिर मुल्क में जो चीजें चल रही थी उनका इल्जाम या उनकी जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो भी अपने कंधों पर उठाते। तो ये तो इनके लिए बहुत मुज़िर चीज थी, इनके अपने लोग मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं उनके लिए सिंगल मोस्ट फैक्टर था जो कि डिसाइसिव साबित हुआ, जिसके ऊपर वो कहते थे कि बस किसी भी सूरत हमने ये करना है और हुकूमत को घर भेजना है। वो ये फैक्टर था कि वो कहते थे कि जी जनरल फैज को ये लोग लगाने लगे थे तो फिर हम कहाँ जाते अगले इलेक्शन में। तो ये सारे मामला थे दरअसल। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, उनके अपने लोग मानते हैं कि इस वक्त जिन हालात में इकोनॉमी इन्होंने इनहेरिट की है उस वक्त की इस सारी बुराई का इल्जाम पीटीआई पर या खान साहब पर जाता था। अब जो है सारा जो आएगा नून पर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मोना फॉर योर टाइम। थैंक यू।